नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। चुनाव जीतने के लिए हर तरह का खेल खेला चल रहा है। कट्टरपंथी हो या हिंदुओं को मारने की धमकी देने वाले हों, वोट आ सकता है तो सबका साथ मिलाएंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे। चुनाव के वक्त जो कांग्रेस खुद को हिंदू दिखाने का दावा करती है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, राहुल गांधी समझाते फिरते हैं ना भाई। उसी कांग्रेस ने यूपी चुनाव में हिंदुओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले तौकीर रजा से हाथ मिला लिया। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये वही मौलाना है जिनका कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था। इसमें ये एक धर्म संसद में हिंदुओं को मारने की धमकी और गृह युद्ध की बात कर रहे थे। आज की बहस में आगे बढ़े पहले उनका वो बयान आपको सुनना चाहिए, जिसको लेकर बड़ा हंगामा है, जिसको लेकर बड़ी चर्चा है। और उस चर्चा के बावजूद, उस हंगामे के बावजूद यूपी कांग्रेस ये ट्वीट करती है तस्वीर की प्रियंका वाड्रा से तौकीर साहब मिले और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दिया जाएगा। मतलब जो तौकीर रजा कह रहे हैं उसको लेकर आलोचना करने की बजाय और खुलकर कांग्रेस पार्टी बता रही है कि ये तो हमारे साथ है। देखिए ना, एक बार तौकीर रजा का वो बयान सुनिए, फिर आगे की बात करता हूं। मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तौकीर रजा को आप सुन रहे हैं, उन्हें बड़ा डर लगता है उनका नौजवान जब कानून अपने हाथ में ले लेगा। अरे वाह मौलाना साहब, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को पनाह नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी क्या? और ये मरने मारने की बात खुद से कही या कहीं से स्क्रिप्ट लिख कर भेजी गई? क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए इस तरह कहना ये तभी हो सकता है जब ऐसा कहने का निर्देश मिला या कहीं से कोई पीछे स्क्रिप्ट लिखी गई हो। मुझे नहीं पता इसमें से क्या मिला क्या नहीं मिला, बस आशंका की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ये तीनों बातें नहीं है तो फिर जो होश में नहीं होगा वही इस तरह की बात करेगा। हद तो यह भी है कि भड़काऊ और नफरत वाले बयान देने वाले तौकीर रजा ने यूपी के मुसलमानों से अपील कर डाली कि भाइयों मोहतरमाओं, कांग्रेस को वोट कीजिए। यह तौकीर रजा का बयान प्रियंका वाड्रा से मुलाकात के बाद आया है। सवाल मुलाकात पर भी है। जो देश का नक्शा बदलने की बात करता हो, जो देश में गृह युद्ध जैसी बात करता हो, वो भला प्रियंका वाड्रा जैसे नेता से मिला कैसे मिला भाई, और क्यों मिला? और उसके बाद आप ट्वीट कर रहे हैं कि भाई देखिए ये तो हमसे मिलकर गए हैं, खुशी खुशी। प्रियंका जी को उसी दिन फ्रंट फुट पर आकर बोलना था कि कौन है ये मौलाना जो हमारे हिंदू भाई को ऐसा कह रहा है या देश का नक्शा बदलने की बात कर रहा है। हिंदू भाई ना भी बोलती, प्रियंका जी तो कम से कम हिंसा फैलाने की बात जो आ रही है उस पर विरोध कर देती, कहती कि इस मौलाना की जगह तो जेल में है, ये बाहर कैसे घूम रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जो हुआ वो जेल भेजे गए कि नहीं भेजे गए? और यहां इनसे समर्थन, लेकिन सियासत है। ऐसा हम और आप सोचते हैं कि इन्हें जेल में होना चाहिए, नेता नहीं सोचते। उनके शब्द उस तरह तौले होते हैं जैसे सोने का तौला जाता है, सोने को तौला जाता है। उन्हें पता है कि हरिद्वार धर्म संसद को इंटरनेशनल इशू बनाना है, तौकीर तो अपने साथ है। उसी तरह धर्म संसद और गांधी के अपमान पर चुप्पी लगा देने वालों को पता है कि तौकीर रजा पर महाभारत करनी है, धर्म संसद पर चुप रहना। बीजेपी ने आज तौकीर पर मोर्चा खोल दिया। शहजाद, संबित पात्रा, मोहसिन रजा सबने एक साथ किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कही, इस मुद्दे को उठाया, पहले सुनिए। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग
जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। यही वो मौलाना तौकी रजा खान है जिन्होंने सीएए के समय कहा था हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम चाहेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। और भाषण में यह भी कहा था हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, वी आर बॉर्न फाइटर्स, वी विल फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। अगर हम चाहें तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हम अल्लाह वाले हैं। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और ना केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। कांग्रेस पार्टी सेज कि हम सबसे बड़े हिंदू है। राहुल गांधी सेज आई एम द बिगेस्ट हिंदू एंड गोज टू टेम्पल्स, येट ही गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू ऑल हिंदू हेटर्स विद इन द पार्टी। समबडी सेज हिंदू टेरर, समबडी सेज हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस, बोको। And now Tawqir Raza says that हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी, but Congress party is giving him a platform. This is the true चरित्र of the Congress party. दंगे लगाओ, वोट बैंक को भड़काओ, हिंदुओं को गाली दिलवाओ और फिर वोट कमाओ. This is the strategy of the Congress party. अपने निजी फायदे के लिए मुसलमानों को बेचने का काम, उनकी ठेकेदारी करने का काम हमेशा से करती रही है, और इसकी कहीं ना कहीं जन्मदाता वो कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने ही ऐसे लोगों को तैयार किया था कि जो जाएं और ऐसे गरीब दबे कुचले मुसलमानों को बहला फुसला कर या उनको भ्रमित करके हमारे पास लाकर छोड़ दें और लोगों से डरा दें और कह दें कि साहब हम बड़े हमदर्द हैं। ये लोग अपनी दुकानें, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। जिस तरह की बात आपने की, तौकीर रजा जैसे लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि तो हर सरकार में जाकर दर्जा प्राप्त मंत्री बन जाते थे। ये तो आपने भी देखा है ना। और नाराज हो गए, जब इनके कोई काम नहीं हुए तो इस्तीफा देकर यहां चले आए, अब यहां से वहां चले गए, अब कोई और पैसे देगा वहां चले जाएंगे। तो ये बिकाऊ लोग हैं, ये टिकाऊ लोग नहीं हैं। तो जो बिकाऊ होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, और इनको अब जनता नकार चुकी है, और खास करके मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को, कैरेक्टर को जान चुका है, समझ चुका है। इनके बहकावे में और इनके छलावे में अब नहीं आने वाला है। तौकीर रजा न पहला है ना आखिरी। तौकीर से पहले इमरान मसूद का बोटी वाला बयान आपको याद होगा। अब इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर अखिलेश से मिल गए। बेचारे को टिकट भी नहीं दिया अखिलेश जी, लेकिन कांग्रेस से इमरान गए तो तौकीर से हाथ मिला लिया। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल इस बात का कि कांग्रेस का हाथ नफरती तौकीर के साथ क्यों है। भड़काऊ भाईजान कांग्रेस के लिए महान कैसे हो गए। कांग्रेस का हिंदुत्व क्या दिखावा है या उसमें कोई सच्चाई भी है। और समाजवादी पार्टी भी दंगाइयों के भरोसे ही है क्या। कट्टरपंथी साथ आएंगे, कितना वोट दिलाएंगे, आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद, चांसलर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के, जुड़ हैदराबाद से। सनी धीमान, यूथ कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शोएब जमई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनी धीमान, जो तौकीर रजा ने कहा, क्या आपको उसमें कुछ आपत्तिजनक नजर आता है? देखिए, पहले तो नमस्कार आपकी ऑडियंस को और आपको भी। दूसरा, जिस महामारी से हमारा भारत गुजर रहा है, उस महामारी का नाम आपको बता देता हूं। कोरोना लोग आप मान के चल रहे होंगे, लेकिन वो एक धार्मिक उन्माद की महामारी है। और जब जब चुनाव आते हैं, ये महामारी अपना प्रचंड रूप ले लेती है। आपको याद होगा कि 4 हफ्ते हो चुके हैं, हरिद्वार नामक एक पावन जगह पर कुछ सो कॉल्ड साधुओं ने जिस तरीके से इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार का आवाहन किया, लेकिन भारत सरकार या भारत सरकार का गृह मंत्रालय उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और देखिए, उन्होंने, आपने 4 हफ्ते तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसमें लोग अरेस्ट हो गए हैं। हमने अपने चैनल पर उसको प्रमुखता से उठाया, प्रमुखता से चुलाया। क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये सवाल उठाया उस वक्त भी। उस मामले में कार्रवाई हुई है। अब मुझे ये बताइए, आज डिबेट इस पर कर रहे हैं। उस दिन आप नहीं आए थे, इसलिए आपको शायद ना पता हो। उस दिन कर लिया था जो उसमें करना था। मुझे आज ये बताइए, मैंने आपसे जो पूछा कि जो गिरफ्तार जो वो कह रहे हैं तौकीर रजा, क्या आपको उसमें कुछ गलत नजर आता है या नहीं आता है? देखिए, तौकीर रजा के बातों से मैं सहमत नहीं हूं।
और जो भी इस देश का कानून कहता है, अगर वो हेट स्पीच है तो उन पर कार्रवाई होनी अगर वो हेट स्पीच है, आपको नहीं लगता हेट स्पीच है? मैं आपसे कहना आपको नहीं लगता वो हेट स्पीच है? अगर मेरे हाथ से मेरा नौजवान कंट्रोल से निकल गया, मुझे उस वक्त का डर है जब नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, नौजवान बेकाबू हो गया तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ये सब बातें आपको हेट स्पीच नहीं लगती? जी जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर ये हेट स्पीच है, अगर क्या है भाई, आपका अपना कॉन्शियस बताइए ना, आपको सुनकर क्या लग रहा है, ये हेट स्पीच है या नहीं है? अगर क्या होता है, आपको कोई हाथ पकड़ के थोड़ी बताएगा है कि नहीं है? ये एक हेट स्पीच की तरफ जाता है। एक हेट स्पीच के रिस्पॉन्स में जो हरिद्वार में 2014 बिल्कुल हरिद्वार वालों को भी सजा होनी चाहिए। कभी उनकी सनी दीवान, मैं कह रहा हूं हरिद्वार वालों को भी सजा होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सनी दीवान जी, जो आपको हेट स्पीच लग रहा है, वो हेट स्पीच सामने आने के बाद भी आपके उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा के साथ इस आदमी की फोटो डाली और लिखा कि ये हमें कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहा है। क्यों? हेट स्पीच वाले का प्रचार क्यों? देखिए, ये आपको सीधी बात बता देता हूं। इस मुल्क में 2014 के बाद में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ माहौल है, जिस तरीके से अभी हाल ही में मतलब मुस्लिम महिलाओं का इंटरनेट पर नीलामी की जा रही है, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से किसी भी सभ्य समाज में किसी भी समाज के साथ किया जाए तो वहां पर रोष आएगा, दोनों तरफ से गुस्सा पैदा होगा? और उन्हीं मुसलमान लड़कियों के साथ जो हुआ उसका मुद्दा हमारे चैनल ने उठाया। ये चैनल में ज्यादातर लोग हिंदू ही हैं, उन्होंने कहा गलत हो रहा है, उस मामले में गिरफ्तारी हुई। क्या किसी ने कहा कि भाई अब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लीजिए? उसका एक और मायना निकला, देखिए, एक और जो रजा साहब ने बोला है उसका एक मायना ये भी निकल सकता है कि भारत के युवा, भारत के मुसलमान जो है वो भारत के कानून को मानते हैं, भारत के जो भारतीय जनता पार्टी है वो नहीं मानती है, वो तो खुद आतंकवादियों को शह दे रही है। और चार हफ्ते तक देश की राजधानी में कोई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चीज जो आप बता रहे हैं उसमें अरेस्टिंग हुई और उसके बाद आप जो है इसको हेट स्पीच बताते बताते दूसरा उठाकर लाते हैं और जस्टिफाई करने लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश चुनाव में, जस्टिफाई बिल्कुल उत्तर प्रदेश चुनाव में, ठीक है सर, मैंने आपका रिएक्शन लिया। राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या इस तौकीर रजा के बयान पर अगर वाकई कांग्रेस पार्टी जो हिंदुत्व सिखा रही है उसको आपत्ति होती तो इतना हंगामा होने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ये ट्वीट करता कि ये प्रियंका वाड्रा से मिलकर गए हैं और भाई ये हमको कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? ये क्यों किया उन्होंने? सुशांत जी, केवल 4 घंटे बीते हैं अभी, जब ये पूरा गर्म है मसला और इस तरफ की चर्चा हो रही है, तब 4 घंटे पहले यूपी कांग्रेस ट्वीट करती है और ट्वीट में लिखती क्या है, मैं मजमून पढ़ कर सुना रहा हूँ। बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहब मुलाकात की, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका जी से मुलाकात हुई। मौलाना तौकीर रजा खान जी ने, अब देखिए क्या है जी साहब, ये बहुत जो संबोधन में लगाया जा रहा है बहुत इज्जत नवाजने के लिए, बहुत इज्जत के साथ, और ट्वीट के अंत में लिखते हैं धन्यवाद, आभार। यही शब्दावली ओसामा बिन लादेन के प्रति भी हमने सुनी है। दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी कहते हुए हमने सुना है। ये आतंकवादी हो या भड़काऊ बयान देने वाले, इन सबको इज्जत बख्शने का। राकेश त्रिपाठी जी, आपके लिए हेट स्पीच है जो उसने कहा? 100% मेरे लिए नहीं, इस देश के हर एक नागरिक के लिए हेट स्पीच है। तो सर ये हेट स्पीच है, ये 7 जनवरी का बयान है, ये आदमी बाहर क्या कर रहा है सर, मुझे ये बताइए। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग जो है एक मिसाल पेश करते हैं, ये आदमी बाहर कैसे है, जेल के अंदर क्यों नहीं है? सुशांत जी, इस तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा होता है तो ऐसी तमाम सारी बातों को निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार का जो भारत निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग इनके बयान को देखे और इनके ऊपर कठोरता से कार्रवाई करे। अगर सर एक मिनट सर, 10 मार्च के बाद राकेश जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कल को कोई मेरा मर्डर करके चला जाएगा तो उसका अरेस्ट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। तो फिर अगर ये आदमी हेट स्पीच दे रहा है जिससे समाज में नफरत फैल सकती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां से आ गया? भारत निर्वाचन आयोग की है। मैं कह रहा हूं सर, अगर ये हेट स्पीच है और देश को बांट सकता है
देश में खतरा पैदा हो सकता है तो अरेस्ट कीजिए। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? चुनाव आयोग ने आपको थोड़ी कहा है कि भाई ऐसा कोई अपराध करे तो उसको मत अरेस्ट कीजिए। नहीं, देखिए मैं सुशांत जी इस बात को स्पष्ट कर दूं कि पूरी इस समय राज्य की व्यवस्था, राज्य की पूरी इनको आजाद रखा है ताकि धार्मिक उन्माद पर चर्चाएं हो सके। पर सर ये तो 7 जनवरी का बयान है सर, 7 जनवरी को कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था? तो जेल में डालिए, पर लेकिन आप उस पर टीवी पर चर्चा करवाएंगे, आप उस पर टीवी पर चर्चा करवाएंगे, लेकिन आप भारत के संविधान और भारत के कानून को ऊपर नहीं देखेंगे। और नहीं तो 10 मार्च के बाद इनके हेट स्पीच का ठीक से इलाज होगा। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब दोबारा शपथ लेगी तो इनका इलाज करने का ठीक है शोएब जमाई, आपके लिए ये हेट स्पीच है या नहीं है, और तौकीर रजा को क्या सलाखों के पीछे होना चाहिए? देखिए सुशांत जी, मैं 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा, थोड़ा अनइंटरप्टेड मौका देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बखूबी इस बात को समझ रही है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नया नैरेटिव बनने लगा कि मंडल वर्सेस कमंडल, अगड़े वर्सेस पिछड़े, जब ओबीसी की जातियां बीजेपी से छिटक के पीछे रहने लगी, दलित पीछे होने लगे और बीजेपी के खिलाफ हो गए, तो अब मीडिया ने एक नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया कि बीजेपी को उससे फायदा हो जिससे हिंदू मुस्लिम करने में बीजेपी को फायदा होगा। इसी वजह से ये दोबारा से हरिद्वार के सामने तौकीर रजा के बयान को लाया जा रहा। मैं आपको स्पष्टता कह दूं कि तौकीर रजा साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं, उनके बयान को भी मैंने सुना है कि जो हरिद्वार में क्या गया उसके सामने में, उसकी मैग्नेमिटी के सामने में तौकीर रजा साहब का बयान कुछ भी नहीं है। एक शख्स ये कह रहा हो कि भाई मुझे ऐसा डर लगता है कि ऐसा हो जाएगा, जैसा नसरुद्दीन साहब ने कहा था, या इस तरह की चीजें, और वो उस बयान में वो भी कह रहे हैं कि अगर 20 लाख मुसलमानों के मरने से आपका बीजेपी वालों को भला हो जाता तो मैं तैयार हूं, आओ मुझे मार दो, अगर देश टुकड़े टुकड़े होने से बच जाता है तो मुझे मार दो, वो पूरे बयान में उन्होंने कहा। तो इसलिए हरिद्वार के हेट स्पीच के सामने ये कोई भी हेट स्पीच नहीं है। हरिद्वार का हेट स्पीच छोड़ दीजिए, आप उसके साथ कंपेयर करके किसी चीज को जस्टिफाई थोड़ी करेंगे। कल को कोई मेरा, सर एक मिनट, मैं कह रहा हूं कल को कोई मेरा कत्ल कर दे और आपको जो है छुरा भोग कर चला जाए, आप जिंदा रहे तो आप कहेंगे अरे सुशांत भाई तो मर गए थे, मैं तो जिंदा ही हूं, इसको जाने दो, इस पर एफआईआर करेंगे क्या? क्राइम है। इसी पर आ रहा हूं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस निष्पक्षता से काम करती है, बहुत कानून और उसके संविधान का पालन करती है, सारी चीजें। इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस है और हरिद्वार की पुलिस जो भाजपा गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उन्होंने ही कानून का पालन करके एफआईआर दर्ज किए, हरिद्वार वालों को जेल के अंदर किया। अभी भी कुछ लोग जेल के अंदर नहीं है। अगर इसी पुलिस को अगर लगता कि मौलाना तौकीर रजा ने कोई हेट स्पीच दी है तो विवेचना करके अब तक एफआईआर दर्ज कर सकते होते, लेकिन नहीं हुआ ना सर। यही पुलिस की, यानी आप पुलिस की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। पुलिस को अगर लगता है कि ये हेट स्पीच है तो खुद स्वतः संज्ञान लेकर उस पे एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। पुलिस ने नहीं किया, ये आप समझिए। तो इसलिए आप इस शो में अभी तो जुड़े नहीं। मैंने राकेश त्रिपाठी जी से यही प्रश्न पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया आपने सुना। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी से पूछ लूंगा, कांग्रेस वाले भाई बैठे हैं वो बीजेपी से पॉलिटिकल बात कर लेंगे, हम और आप पॉलिटिक्स करने नहीं बैठे ना सर, हम तो देश के लिए बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आदमी अगर ये कह रहा है कि मेरे नौजवान अगर कानून हाथ में ले लेंगे तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा, हिंदुओं के लिए जगह नहीं बचेगी भागने की, क्या ये हेट स्पीच नहीं होता है तो और क्या होता है? ऐसे ही तो भड़काया जाता है। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मुद्दा है। इसलिए हम हमेशा आइडियोलॉजी की बात करते हैं। मैं धर्म के किसी के खिलाफ होता ही नहीं हूं। मैं ये हेट स्पीच है कि नहीं शोएब जमाई? नहीं है हेट स्पीच। नहीं है हेट स्पीच, क्यों हेट स्पीच नहीं है? सुनिए, यहाँ पे वो वही बात कह रहे हैं जो नसरुद्दीन शाह साहब। अरे नसरुद्दीन शाह गए जो छोड़िए उनको, मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा मेरे नौजवान, उनका नौजवान कौन है मुझे बताइए? मेरे नौजवान, उनके नौजवान सिर्फ मुसलमान क्यों हो? उनके नौजवान दलित भी हो सकते हैं, उनके नौजवान ओबीसी जाति के लोग। अरे भाई ओबीसी जाति के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। मैं अरे भाई मैंने तो मुसलमान कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो जिसको भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी भागने की जगह नहीं बचेगी। ओबीसी उसमें नहीं है, हिंदू में एससी नहीं है, हिंदू में दलित नहीं है, हिंदू में हिंदुओं की भागने की जगह आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे किसानों ने यहाँ से बीजेपी वालों को गांव-गांव से भगाया। अब आप इंटरप्रिटेशन मत सिखाइए, अब आप इंटरप्रिटेशन मत सिखाइए। जैसे ओवैसी साहब के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, बता देंगे, इसमें इंटरप्रिटेशन का मामला है। मैं फिर से बाइट सुना देता हूँ, मैं ऑडियो सुनाता हूँ, एक
मिनट ऑडियो सुनिए फिर से, ऑडियो सुनिए फिर से। देश का नक्शा तक बदल जाएगा, ये तक कहा उन्होंने, देश का नक्शा बदल जाएगा। सुनिए एक बार। सुनाई। मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा। मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मुझे डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। तुम्हें हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ये बात जाहिर सी बात है, नहीं जाहिर सी बात है। बीजेपी वालों को जब किसानों ने भगाया तो किसी गांव में पनाह मिल रही थी क्या? हरिद्वार वालों को कहीं पनाह मिलेगी? इट इज नॉट अबाउट इट इज नॉट अबाउट बीजेपी, इट इज अबाउट कंट्री। नो सुशांत सिन्हा, इट इज अबाउट आइडियोलॉजी। नो, इट इज नॉट अबाउट आइडियोलॉजी। आप कितनी उन्होंने हिंदू भाई कहा, उन्होंने बीजेपी के लोगों को नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं। आपको फिर से पढ़कर सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की नैरेटिव नहीं बदलेगी। ये शोएब जमाई, सिर्फ आपका नाम और तौकीर रजा का नाम सेम है, इसलिए आपका धर्म सेम है, इसलिए डिफेंड मत कीजिए। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अगली वर्ष सुनिए, लाइन सुनिए, खास तौर से मेरी लाइन सुनिए। खास तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया, कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तुम्हें हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदू भाई, देयर इज नो मेंशन ऑफ बीजेपी। भाई सुशांत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इतनी मेहनत करते हैं बीजेपी वालों के लिए, मैं कोई मेहनत नहीं करता, आप बहुत मेहनत करते होंगे अपने धर्म के लिए। सुन लीजिए, मैं आपकी बकवास सुनूंगा ही नहीं। इट इज नॉट अबाउट बीजेपी, इट इज अबाउट कंट्री। अब आप सुन लीजिए। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा अगर आप इसको बीजेपी पर लेकर आएंगे। ये बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। अरे सुनिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूं जो मैंने पहले कहा। सुशांत जी, आप बताइए, अगर ये हेट स्पीच होती तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे हाथ में होती नहीं, हेट स्पीच है ये। हेट स्पीच अगर अभी कोई साधु संत खड़ा होकर दे रहा होता तो आपके मुंह से निकल रहे होते अंगारे। उस व्यक्ति का नाम तौकीर रजा है, इसलिए आपके मुंह से नहीं निकल रहा कि अगर ये हेट स्पीच है। अच्छा ये बताइए, सेंटर में होम मिनिस्टर के अधीन क्या भारत के सारी पुलिस नहीं? फिरोज बख्त अहमद साहब, सुन लिया आपको, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया। शोएब जमाई, आई हैव सीन इट ऑल। फिरोज बख्त अहमद साहब, फिरोज बख्त अहमद, ठीक है आपको नहीं लगता है ना, जनता सुन रही है, देख रही है। फिरोज बख्त अहमद साहब, क्या ये स्पीच है जो वो कह रहे हैं? ओबीसी की जातियों को, अरे सुन लिया सर आपको, अब ऑडियो कम कीजिए। फिरोज बख्त साहब, अरे शोएब साहब, थोड़ा सब्र तो हम मुझसे काम लें, और भी लोग हैं डिबेट में। मैं तो देखिए मेट्रो स्टेशन पे हूँ, जामिया के, घर जा नहीं पाया, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। खामोशी से मेरी बात सुनिए, मुझे बीच में कोई ना टोके, हो सकता है मुझे बाद में बोलने का मौका ना मिले। देखिए ये जो बात इन्होंने कही है, ये बरेली के जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो इन्होंने बात कही है, ध्यान से सुन लीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है और वी शुड कंडेम इट। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो उन्होंने धमकी दी है, अगर हरिद्वार में अधर्म संसद 1 हुई तो अधर्म संसद 2 इन्होंने कंडक्ट करी है। और जो उनका टोन और टेन्योर था बहुत गलत था, और मैं समझता हूं कि हुकूमत को फौरन इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इन्होंने धमकी दी है, ही हैज थ्रेटन्ड द एंटायर कंट्री, और जिस तरह का जहर इन्होंने उगला है, इस तरह के जो नेता हैं, और बात यह है कि असल में इनकी तौकीर रजा साहब की दुकान बंद हो चुकी है। आए दिन लोग ये करते हैं, गांधी जी को गाली दे दी, जैसे मायावती ने एक दफा गांधी जी को गाली दी, लाइमलाइट में आ जाते हैं, 1-2 दिन टीवी पे बहसें चलती हैं, फिर दीज पीपल गो इनटू द बैकयार्ड। यही काम तौकीर रजा साहब ने किया है। तौकीर रजा, मैं आपको बता दूं,
आप सुन लो, और जितने लोग इस डिबेट में हैं, जिस पार्टी से भी हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस मुल्क का जो मुस्लिम नौजवान है किसी के कहने में नहीं है, वो बड़ा परिपक्व है। और जिस तरह से कहा कि हिंदुओं के रहने की जगह नहीं होगी, कोई कहता है कि हम हिंदुओं के घरों में जाके नमाज पढ़ेंगे जुमे की, ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान कभी भी ऐसा मुल्क नहीं रहा, हमेशा से हिंदुस्तान साझा विरासत का, गंगा जमनी तहजीब का मुल्क रहा है, आगे भी ऐसे रहेगा। और तौकीर रजा साहब, मैं पर्सनली इनको जानता हूं। सुनिए शुएब भाई, एक मिनट, मेरे छोटे भाई हैं चांद शहजादे, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। आप कौम के एक बड़ा सरमाया है, आप सही रास्ते पे चलिए और तौकीर रजा की लाइन ना पकड़िए, ठीक है? ना ही ओवैसी की लाइन पकड़िए। हिंदुस्तान एक बड़ा प्यारा मुल्क है, हम सब मिलके शीरो शकर की तरह लाइक शुगर एंड हम रहते चले आए हैं। और मैं किसी पार्टी का कोरा लेके नहीं चल रहा, लेकिन इतना बता दूं, जो जिस तरह की बातें योगी के खिलाफ कर रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए बस, मेरी बात खत्म हो गई, मुझे शायद दूसरा मौका नहीं मिले। जिस तरह का टोन और टेन्योर अखिलेश ने योगी के खिलाफ खड़ा किया है, याद रख लो, मजहब के ऊपर कोई वोट नहीं देगा, बहुत से मुसलमान भी योगी को वोट देंगे और योगी जी इस वक्त जीतेंगे। मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं 1585 कुछ नहीं है, ना 2080 कुछ है, ना 1585 कुछ है। योगी ने बड़ा काम किया है यूपी में, योगी का काम बोलेगा। और सनी दीवान भाई जैसे जो लोग हैं, सनी दीवान भाई, कोई नहीं सुनने सर वाला। आप ही अकेले नहीं खड़े हैं, सनी भाई भी सड़क पर ही खड़े होकर लाइव दे रहे हैं, तो जी अच्छा, तो उनके लिए भी जो है बात करनी चाहिए, वो ताली भी बजा रहे हैं। नहीं जरूरी बात कहनी थी, इसलिए मैंने कहा मुझे कहीं से भी हो, मैं तो जामिया के मेट्रो स्टेशन के नीचे कोने में आ गया हूँ। ऊपर आवाज आ रही थी अनाउंसमेंट की ट्रेन की। हाँ, नहीं कोने में क्यों खड़े हैं? बीच सड़क पर खड़े होकर बोलिए ऐसे आदमी को अरेस्ट करना देश में। बिल्कुल, हाँ। he should be arrested। मैं कहता हूँ पहली सनी दीवान भाई, सनी भाई ये बताइए, करके सनी भाई करनी चाहिए और फौरन उनको अरेस्ट करें। 20 अक्टूबर 2016 वाले कौन होते हैं, कौन से यूथ है? अगर ज्यादा ही आपके अंदर दम है ना, करके देख लो, ठीक है? एक मिनट सर, अब थोड़ा सा रुक जाइए सर, मेट्रो चली गई, आप नहीं रुक रहे। पंजाब में मेट्रो भी रुकती है सर थोड़ा सा। लड़ने सनी दीवान ये बताइए, कुछ नहीं कर सकते आप। 20 अक्टूबर 2016 को नहीं आने वाला सर, एक मिनट अब रुक जाइए सर, चांसलर साहब रुक जाइए, 1947 सर रुक जाइए थोड़ा सा, फिरोज बख्श साहब थोड़ा सा रुकिए। सनी भाई मुझे ये बताइए, 20 अक्टूबर 2016 को एक आदमी का बयान है, हिंदू महिला को पता भी नहीं होता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। तुम्हारे धर्म में तो एक महिला के 5-5 पति होते हैं, वो शायद पांडवों की तरफ इशारा कर रहा हो वो व्यक्ति। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, वो इतने पर भी नहीं रुके। आपके धर्म में तो महिला को पता भी नहीं होता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। ऐसे व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी को समर्थन लेना चाहिए? देखिए, इस तरह का कोई भी अगर बयान देने वाला व्यक्ति, और ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के नाते, इस देश के संविधान को मानने के नाते, अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश करता है, उसका समर्थन सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। पहले तो एक बात सुन लीजिए। दूसरा, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है कि जो कब्रों के ऊपर से जो कफन चुराया था, गंगा मैया में जो तैरती हुई लाशें थी, और ऑक्सीजन ना मिलने के बाद में लोगों को ये बोलना कि अगर आपने ये बोला कि ऑक्सीजन नहीं मिली है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ये योगी का प्रशासन, ये योगी कहूं या मैं कहूं ये राक्षसों का जो प्रशासन था, उसकी तारीफ करने वाले। अगर यूपी में इतना बड़ा मुद्दा है कि कोरोना काल में योगी ने काम नहीं किया, योगी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी को ऐसे आदमी की मदद की जरूरत क्यों है जो ये कहता हो कि हिंदुओं को तो ये भी नहीं पता होता कि उसका बाप कौन है? ऐसे आदमी से क्यों ले रही हैं प्रियंका वाड्रा मदद? फोटो क्यों चिपका रही हैं? तौकीर रजा साहब की दुकान भी बंद हो चुकी है, आपको सीधे यूपी में आप देख लीजिएगा। 10 मार्च का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा आपको कि आपकी कांग्रेस कहां खड़ी है, आपके नेता कहां खड़े हैं। हो सकता है, आप देखिए हो सकता है, दूसरे विरोधी हैं सपा, हो सकता है कि शायद प्रियंका जी को पूरी जानकारी इस घटना के बारे में नहीं होगी, प्रियंका जी को पूरी जानकारी इस घटना के बारे में नहीं होगी, क्योंकि देश के संविधान को मानने वाली कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता गांधी परिवार पर हमें पूरा यकीन है। ये भी मान लेता, महात्मा गांधी के उस
ये भी मान लेता कि प्रियंका वाड्रा को ये सब पता नहीं होगा, लेकिन सनी भाई ये पूरा विवाद होने के बाद, ये पूरी वीडियो वायरल होने के बाद, उसके 4 घंटे बाद यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि प्रियंका वाड्रा से ये मिलकर गए थे। वो तो दिखा रहे हैं कि भैया देखो ये हमारे साथ है ये आदमी। हम हिंदू और मुस्लिम कट्टरवाद से बराबरी की दूरी रखते हैं। हम हिंदू फिरोज बख्श साहब ऐसे बीच में मत बोलिए सर, ऑडियो कम दूरी रखते हैं। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम मौलाना आजाद के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और जो ये आप बातें कर रहे हैं, हो सकता है, मैं कहता हूं 100% हो सकता है कि प्रियंका गांधी जी को इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी और एक फोटो खींचने से ठीक है, मैं मान गया हो जाता। सनी दिमान, एक व्यक्ति जो सनी दिमान मैं मान गया प्रियंका वाड्रा को नहीं पता होगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सनी भाई मैं मान गया प्रियंका वाड्रा को नहीं पता रहा होगा और उन्होंने तौकीर रजा से मुलाकात कर ली, यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया। लेकिन सनी भाई पर बात नहीं, अब तो सबको पता है, अब तो आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि तौकीर रजा क्या आदमी है। अब कांग्रेस पार्टी अगले कितने घंटे में अनाउंस करेगी कि इस आदमी का हमको सपोर्ट नहीं चाहिए यूपी इलेक्शन में? देखिए, मैं एक अदना सा एक कार्यकर्ता हूं और अपनी पार्टी के अंदर बात करूंगा और अगर ये गलत बातें कहने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आप काहे नहीं कर रहे हैं? अगर इन्होंने 2017 का स्टेटमेंट दिया है या अभी राकेश जी, 2016 में जो आदमी कह रहा है हिंदू महिला को पता भी नहीं होता उसके बच्चे का बाप कौन है, जो आदमी अमित शाह और प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल चुका है, जो आदमी अब देश का नक्शा बदलने की बात कर रहा है, ये आदमी तो कई मौकों पर ऐसा कुछ कर चुका है जो इसको जेल में होना चाहिए। आदमी बाहर कैसे है? 2016 का स्टेटमेंट है राकेश जी। नहीं, अब सुन लीजिए भाई, इस तरह के तत्वों पर पहले भी कार्रवाई हुई है, इस तरह के तत्वों पर आगे भी कार्रवाई होगी। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसी इस तरह के भड़काऊ बयान करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हमने टॉलरेट किया था, ना हम टॉलरेट करेंगे। देखिए, आपने कठोरता से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में एक भी सामुदायिक दंगा नहीं होने पाया। वरना इस तरह के लोग लगातार काम किया करते थे। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में दंगा प्राप्त मंत्री हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे और ऐसे ही भड़काऊ बयानबाजी किया करते थे और उत्तर प्रदेश में दंगे लगातार होते थे। 600 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुए। हमने हर इस तरह की घटना पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, त्वरित कार्रवाई की है और इसी कारण से आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा हमने नहीं होने दिया है। ये मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ। 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इनके खिलाफ फिर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। अगर निर्वाचन आयोग ने इनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई नहीं कर दी, अगर प्रशासन ने इनके खिलाफ अपनी कार्रवाई नहीं की, तो 10 मार्च के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपके देख रहे दर्शकों को। मौलाना तौकीर रजा खान की इस प्रकार की जो जहरीली बयानबाजी है, इस जहरीली बयानबाजी को आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पूछ रहे हैं 10 मार्च तक भारत का कानून इंतजार करेगा। भारत का कानून सोता रहेगा ताकि आप हिंदू मुस्लिम में इस देश को बांटते रहो। अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो धर्म संसद में बैठने वाले लोग हों या तौकीर रजा साहब हों, इन सबको जेल में डालना चाहिए तुरंत, एकदम। एक दिन भी उनको बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन शोएब जमाई आप सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, चांसलर साहब, सबको लग रहा है ये हेट स्पीच है। कांग्रेस वाले भाई को ये भी लग रहा है इसको जेल जाना चाहिए। कांग्रेस वाले भाई को ये भी लग रहा है कि प्रियंका वाड्रा को पता नहीं होगा, इस गलतफहमी में फोटो खिंचवा ली और समर्थन ले लिया, और आप उस आदमी को डिफेंड कर रहे हैं। देख, इसको कहते हैं मीडिया हिप्नोटाइजेशन। मैं सनी धीमान भाई से इतना कहना चाहूंगा कि उनको बैकफुट में जाने की जरूरत नहीं है। जिन हरिद्वार वालों ने हेट स्पीच दिया, उनको पुष्कर सिंह धामी उनसे जाके आशीर्वाद लेते थे। जिस यति नरसिंह आनंद ने मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के महिलाओं को रखेल तक कह दिया, वो आदमी, उसके लिए कपिल मिश्रा ने 20 लाख रुपए का चंदा जमा किया था और बीजेपी वालों ने सिक्योरिटी और सारी चीजें मुहैया करा रखी। ये वही आदमी था जो यहाँ से देश की यहाँ से मंत्री, वो आदमी कहाँ है हेट स्पीच के बाद? जेल में। ठीक है, वो आदमी कहाँ है हेट स्पीच के बाद? जेल में। तब क्या किसी राकेश त्रिपाठी को आप सुन रहे हैं जो डिफेंड कर रहा हो? मैं जवाब दे रहा हूँ साहब। नहीं, वो मैं जवाब, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सनी भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। मामला चला गया तब जाके कार्रवाई हो रही है। अरे भाई कहीं भी चला गया, मैं तो कह रहा हूँ ना जेल में है, कोई उसको डिफेंड तो नहीं कर रहा, कोई डिफेंड तो नहीं कर रहा, ना मैं कर रहा हूँ ना आप कर रहे हैं। अरे डिफेंड क्यों नहीं कर रहा? तब हुआ है अरे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीबीसी पर जब सवाल पूछ दिया गया धर्म संसद पे तो माइक फेंक दिए बीबीसी पे। फेंके थे कि नहीं फेंके थे?
शोएब जमाई बोल लीजिए, फिर सनी लिमान बोल केशव लीजिएगा। प्रसाद मौर्य से जब ठीक है, सवाल शोएब पूछा जमाई गया, को बोल लेने दीजिए, सनी लिमान फिर आप बोल लीजिएगा। जब एक मिनट, के बारे में पूछा ठीक, गया, एक मिनट। पूछा गया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसको 72 यहां से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने और देश के पूर्व 100 यहां से सैनिक जो बड़े अफसर थे उन्होंने खत लीक करने के बाद राष्ट्रपति को, तब ये गिरफ्तारियां हुई हैं, तब दबाव बना। क्या मौलाना तौकीर रजा के ऊपर किसी देश के पूर्व बड़े सैनिकों ने या सुप्रीम कोर्ट के 72 वकीलों ने कोई खत लिखा? और तो जब तक नहीं होगा वो आदमी घूमेगा क्यों नहीं? सुनिए, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक वो हेट स्पीच में नहीं आएगा। मतलब एक सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक शोएब जमाई, 72 वकील, इतने सैनिक, इतने पूर्व जज नहीं कहेंगे ये हेट स्पीच नहीं कहलाएगा। हम लोगों की अपनी सोच बुद्धि खत्म हो गई। मौलाना तौकीर रजा एक तरफ वहां पे कोई हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, हरिद्वार में सीधा कहा गया कि हरिद्वार हथियार उठाओ। अरे भाई, हरिद्वार कोई बेंचमार्क है क्या कि जो वहां कहा गया वही कॉपी पेस्ट होगा तभी हेट स्पीच होगी? हिंदू महिला को पता नहीं होता, उसका हिंदू महिला के बच्चे को पता नहीं होता उसका पति कौन है, ये कहने वाला आदमी ठीक हो सकता है? मुझसे सवाल करेंगे? उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को कहा, 23 दिसंबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू हुआ था साहब। क्या 23 दिसंबर को क्या 23 दिसंबर को क्या कहा? दर्ज नहीं कर सकती? 23 दिसंबर को क्या कहा? के अंडर में थी पुलिस। 23 दिसंबर को क्या कहा है? अरे मौलाना तौकीर रजा ने जो अभी जिसके बयान के बारे में आप चर्चा कर रहे हो 23 दिसंबर की स्पीच है ना, तो 23 दिसंबर 23 दिसंबर की नहीं है, 7 जनवरी की। 23 दिसंबर की स्पीच नहीं, आपको 7 जनवरी की, आपको पता ही नहीं है। डिफेंड करने के लिए इसको ले जाइए 2021 में खींच के। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, वो कुछ भी लागू हो, जब पुलिस खुद विवेचना के साथ अपने स्वतः संज्ञान लेना चाहती है तो ले सकती है, लेकिन पुलिस को खुद अरे तो आप कह रहे हैं ना कि अरेस्ट कर लें, आप चाह रहे ना अरेस्ट कर लें, तो बोलिए खकर के अरेस्ट कीजिए। दूसरी बात, खाली सवाल पूछने आते हैं। दूसरी बात, आप बीजेपी की बात करते हैं। अरे बीजेपी तो खुद एक बयान का बेसब्री से बचाव कर रहे हैं। बीजेपी तो खुद ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। बीजेपी क्या दूध की धुली है? वो अरे बीजेपी दूध की धुली हो ना धुली हो, जो आदमी देश का नक्शा बदल रहा है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। आपसे आप तो खुद क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। ये क्रिमिनल नहीं है क्या? भले संविधान के दायरे में ना आए, उसको बचाना भी उतना ही क्रिमिनल होना है। कीचड़ के दलदल में फंसी है और गटर छाप। अरे बीजेपी से बाहर निकलिए बॉस, मैं कह रहा हूं ये देश का मसला है। जैसे धीमान साहब को समझ में आ रहा है देश का मसला है, वो बोल रहे हैं, आप धर्म से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। कि चुनावी नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, जब अगला बनाम पिछड़ा की नैरेटिव आप फेल कर रहे हैं। जब अरे सर बेकार की बात, अरे भाई इनका नैरेटिव तौकीर रजा क्यों बना रहे हैं? तौकीर रजा नहीं बोलते। मौलाना तौकीर रजा पर जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक वो हेड स्पीच नहीं माना जाएगा। जब तक पुलिस नहीं मानेगी तब तक हम नहीं मानेंगे। अगर सुनिए शोएब जमाई, शोएब जमाई, इस भ्रम में तो मत रहिए कि इस पर FIR नहीं होगी, लेकिन जब हो भी जाएगी शोएब जमाई, जब ये FIR हो भी जाएगी तब भी आप डिफेंड ही करेंगे। शोएब जमाई, शोएब जमाई, कांग्रेस के लोगों को भी बैकफुट लाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के सामने बैकफुट बताइए। अरे ये लोग तो कीचड़ और दलदल में थमे हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कोई ऐसी बात नहीं पुलिस की कही। जो कार्रवाई होती है वही कार्रवाई को अरे आप तो वैसे लोगों के साथ खड़े हैं जो मुस्लिम महिलाओं को कब्र से उठा के रेप करने की बात करता है। करने के लिए आते हैं। आप तो ऐसे लोगों के साथ पुलिस की खड़े कार्रवाई पर भी सवाल उठाने आते हैं। आज ये कह रहे हैं कि पुलिस से महिलाओं को कार्रवाई जो नीलाम करने की बात करता है, बीजेपी उसके साथ खड़े हो जाती है। हाथरस में जिसने दलित बेटी का रेप किया उसके साथ योगी सरकार खड़ी हो गई क्योंकि वो ठाकुरवाद था। ये ठाकुरवाद नहीं चलेगा। आप ओबीसी अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति को दबा नहीं सकते। हिम्मत करो, जो गलत है उसको गलत करने की हिम्मत करो। मौलाना तौकीर रजा साहब पिछड़ी जाति से हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब पिछड़ी जाति से हैं, तो आप सवाल उठाएं। फिर शुरू हो गए आप पिछड़ी जाति, अगली जाति, ये सब करना है शोएब जमाई तो पॉलिटिक्स में जाइए, या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ये ढोंग मत कीजिए कि आप यहाँ पर जो हैं वो IMF के अध्यक्ष के तौर पर और फलाने के अध्यक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं। फिरोज बख्श साहब, शोएब जमाई मैं आपका ऑडियो कम करा रहा हूं। फिरोज बख्श साहब मुझे ये बताइए, क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके इतने विवाद के बाद भी इस आदमी का समर्थन मिल रहा है, इसको खुलकर बता दिया? क्योंकि उनको पता है कि कोई धर्म संसद हरिद्वार में हो जाए तो राकेश त्रिपाठी, सनी धीमान और सुशांत सिन्हा तो विरोध कर देंगे, लेकिन जैसे ही कोई तौकीर रजा होगा तो शोएब जमाई नाम का कोई व्यक्ति आएगा और उसके किसी भी अनर्गल बयान को, किसी भी पाप को जस्टिफाई करेगा और डिफेंड करेगा, मामला धर्म का हो जाएगा।
तो उनको लगता है हमको वोट मिल जाए इसलिए वो कर रहे हैं। फिरोज बख्श, देखिए सुशांत, यही वजह है कि कांग्रेस जो है घटती चली गई। 400 सीटों से कांग्रेस अब 50 के लगभग आ गई है और ये 50 भी अब अगले इलेक्शंस में नहीं बचेंगी। जितने भी प्रांतों में अब इलेक्शन हो रहे हैं, 5 प्रांतों में या इससे आगे भी होंगे, जो टोनो टेन्योर है, जिस तरीके से कांग्रेस ने हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं और सिखों के बीच में नफरत पैदा की है, जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम मुल्क को जात पात में बांटा है और जिस तरीके से उसने तौकीर रजा जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है, कांग्रेस ने अपने कब्र अपने आप खोद ली है। और मैं कांग्रेस के आका जो दिल्ली में बैठते हैं, खासतौर से गांधी परिवार के लोग, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान 1947 में बंट चुका है, अब हिंदुस्तान नहीं बटेगा। हिंदुस्तान के जो मुस्लिम नौजवान हैं वो आपकी बातों में नहीं आएंगे, ना वो अखिलेश की बातों में आने वाले हैं, ना वो ओवैसी की बातों में आने वाले हैं, ना वो किसी खान की, आजम खान की बातों में आने वाले हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपके जैसे और शुएब जामई, आप भी लिखे पढ़े नौजवान हैं, अच्छे रास्ते पर लेके जाएं मुस्लिम नौजवानों को। आपको हरगिज भी हिमायत नहीं करनी चाहिए तौकीर रजा खान की। आप ये कहिए तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया जाए, या जो कानूनी कार्रवाई है, उन्होंने जिस तरीके का जहर उगलाया है हिंदुस्तान को, पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि भाई आपने इस मामले में पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और कहा कि ये हेट स्पीच है और शायद आपके पार्टी के नेताओं को न पता हो, लेकिन इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सनी भाई, जो बख्श साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को करके कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। क्या आपको लगता है यूपी में इसका नुकसान होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो रजा साहब के होने या ना होने से खत्म नहीं होंगे। महंगाई का मुद्दा, कोविड में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ उसका मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, ये मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के होने ना होने से साइड नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी अपनी मेहनत कर रही है, जरूर कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस भी तरीके के अनर्गल बातें कह रहा है, चुनाव आयोग जो है भारत के संविधान को मानता है और भारत के संविधान के तहत ये ऐसा नहीं कि 10 मार्च को जाके कार्रवाई होगी। ये देखिए, कार्रवाई ना करने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि आप चुनावों के वक्त में जो मुद्दे हैं वो असली मुद्दों पर चर्चा ना हो। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब चुनावों के वक्त बात जो है वो इस वक्त सब कुछ देख रहा है। कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ, आज संबित पात्रा, 3 आपके बीजेपी के नेताओं ने और आपके यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बाइट्स देकर कहा कि इस आदमी ने गलत किया। किसी ने जाकर एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्या हम उम्मीद करते हैं कि इस समय जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, जब सबसे एक आचरण की संहिता तय की जाती है कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, और निर्वाचन आयोग हर बात पर निगाह रख रहा होता है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं तो कह रहा हूँ एफआईआर पे तो कोई रोक नहीं है, चुनाव आयोग ने रोक तो नहीं है, एफआईआर कर देना था। बिल्कुल रोक नहीं लगाई है। निश्चित तौर पर एफआईआर भी दर्ज होगी। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से हम जरूर कहेंगे कि वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि देश को तोड़ने वाली इस तरह की प्रभावकारी बातें, इस तरह की भड़काऊ बातें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस तरह की बातों को उत्तर प्रदेश में कहीं कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं बार बार जो कहता हूं, राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बीजेपी को भी अगर आपत्ति है तो चुनावी मुद्दा सिर्फ ना बनाए, जाकर एफआईआर कराए, अरेस्ट करे। कांग्रेस पार्टी सोचे कि किससे समर्थन ले रहे हैं, मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या? और जो लोग धर्म के नाम पर समर्थन देने के लिए जुट गए उनको भी सोचना चाहिए। फिर यही होने लगेगा दूसरी तरफ से भी, तब क्या होगा?